बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एंड वेलकम टू लेक्चर नंबर 18 ऑफ डिफरेंशियल ज्योमेट्री। लास्ट लेक्चर में हमने कनेक्शन फॉर्म्स के बारे में पढ़ा था, उसके बाद हमने कनेक्शन इक्वेशंस देखी थी और उसके बाद हमने देखा था हाउ टू कैलकुलेट कनेक्शन फॉर्म्स। आज के लेक्चर में हम इससे ऑनवर्ड चलेंगे और देखेंगे कि और ज़्यादा टेक्निक्स कैसे डेवलप कर सकते हैं हम टू अंडरस्टैंड द ज्योमेट्री ऑफ द शेप्स इन R3। सबसे पहले हम डुअल फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे आप एक फ्रेम फील्ड से रिलेटेड एक बिल्कुल उसी की तरह का एक और फ्रेम फील्ड बनाते हैं, लेकिन वो फ्रेम फील्ड बेसिकली डुअल वन फॉर्म्स का है। सो बेसिकली वन फॉर्म्स रिलेटेड हैं फ्रेम फील्ड के साथ, और ये हम डिटेल में देखेंगे कि ये कैसे मुमकिन है। उसके बाद हम कार्टान्स स्ट्रक्चरल इक्वेशंस पढ़ेंगे। ये इक्वेशंस कार्टान्स ने दी थी और उसके बाद ये देखेंगे कि कैसे हम इन इक्वेशंस को यूज़ करके स्फेरिकल फ्रेम की ज्योमेट्री को ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो स्टार्ट लेते हैं जी हम डुअल फ्रेम से। द डुअल फॉर्म ऑफ ए फ्रेम फील्ड। सो गिवन एनी फ्रेम फील्ड, सो लेट्स से E1, E2, E3, मेरे पास एक फ्रेम फील्ड ऑन R3, then the dual one forms θ1, θ2 and θ3 of the frame field are the one forms such that theta I of V is equal to V dot EI of P। So किसी भी पॉइंट पे अगर आपने थीटा I of V की, so basically V is a vector at point P, then theta I of V is equal to V dot EI of P for each tangent vector V to R at point P। so किसी भी point P पे मेरे पास एक tangent vector V है, उस पे मैं जब theta I अप्लाई करूँगा तो मेरे पास let's say मैं θ1 की बात करता हूँ, θ1 of V is equal to V dot E1 of P। so हमें ये पता है कि अगर मेरे पास एक फ्रेम फील्ड है तो किसी एक पॉइंट पे उसकी जो वैल्यू है, ये फ्रेम फील्ड E1, E2, E3 की वैल्यू किसी एक पॉइंट पे, ये मुझे a triplet of 3 unit vectors which are unit vectors and orthogonal to each other ये देगा। so this is E1 of P, this is E2 of P and this is E3 of P। so मेरे पास एक वेक्टर V गिवन था, टेंजेंट वेक्टर, उसमें मैंने θ1 अप्लाई किया तो मेरे पास V डॉट E1 of P आ गया। अब ये मुझे पता है कि E1 of P जो है इज अ यूनिट वेक्टर बाय डेफिनेशन ऑफ द फ्रेम फील्ड। so let's calculate what is this dot product। so norm of V dot norm of E1 of P into cosine of the theta between them। so this is just equal to norm of V cosine theta because norm of E1 is 1 because it is a unit vector। so θ1 of V is basically the component of V in the direction of E1 of P। so एक टेंजेंट वेक्टर V गिवन था 2R3 एट पॉइंट P, हमने θ1 की वैल्यू कैलकुलेट की है एट V, हमारे पास क्या आ गया है, कंपोनेंट ऑफ V इन द डायरेक्शन ऑफ E1। similarly θ2 of V is component of V in the direction of E2 of P। so basically this is cosine of θ2, let's say the angle between V and E2 of P, and similarly θ3 of V is equal to V dot E3 of P, so the component of V in the direction of E3 of P। so from here we can see that if we can write down V as 3 components in terms of this frame field, क्योंकि किसी भी पॉइंट P पे
मेरे पास एक टेंजेंट वेक्टर गिवन है जिसका इनिशियल पॉइंट v है, और जो फ्रेम फील्ड है मुझे 3 म्यूचुअली ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स दे रहा है, और मेरे पास उसके कंपोनेंट्स भी कैलकुलेटेड है कि कंपोनेंट ऑफ v इन द डायरेक्शन ऑफ e1, कंपोनेंट ऑफ v इन द डायरेक्शन ऑफ e2 एंड कंपोनेंट ऑफ v इन द डायरेक्शन ऑफ e3, ये भी मेरे पास गिवन है. तो आई कैन राइट इट डाउन इन द फॉलोइंग वे. सो θ1 of v e1, so this is component of v in the direction of e1 plus θ2 of v e2 plus θ3 of v e3. So any vector v at a point P can be written as a linear combination. ये हमें ऑलरेडी पता है ऑर्थोनॉर्मल एक्सपेंशन से, लेकिन इस केस में we can also write it down in terms of the dual one forms. So this is one of the use, इसको हम और ज़्यादा डिटेल में हम देख रहे होंगे. So अभी तक हमने क्या डिफाइन किया, एक फ्रेम फील्ड गिवन था, हमने उससे रिलेटेड वन फॉर्म्स डिफाइन की हैं which are dual to the frame. इसको और ज़्यादा डिटेल में हम देखेंगे कि dual in what sense. इन dual one forms को यूज करते हुए हम किसी भी वेक्टर को लिख सकते हैं एज ए combination of e1, e2, e3, but the coefficients are the values of dual one forms at that vector. So this is an important observation. Now observe that हम word use कर रहे हैं dual one form का. dual one form का word हम θ1, θ2, θ3 के लिए यूज कर रहे हैं. So हम ये देखेंगे कि ये वन फॉर्म्स कैसे बनती हैं. सो वन फॉर्म की अगर आपको डेफिनेशन याद हो तो वन फॉर्म की दो प्रॉपर्टीज थी. सबसे पहली बात तो ये है, इट्स ए फंक्शन दैट टेक्स वेक्टर्स टू नंबर्स. तो जैसा कि हमने देखा कि θ1 की वैल्यू अगर मैं v पे लूं तो मेरे पास एक नंबर आएगा विच इज एसेंशियली द कंपोनेंट ऑफ v इन द डायरेक्शन ऑफ e1, लेकिन इट इज ए नंबर. तो हमारे पास इनपुट वेक्टर्स हैं, आउटपुट नंबर्स हैं. θ1, θ2, θ3 तीनों के केस में ऐसा ही है. सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड, θi टेक्स वेक्टर्स टू रियल नंबर्स. नाउ लेट्स सी द सेकंड प्रॉपर्टी. सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, θi इज लीनियर. अब हम देखते हैं कि θi लीनियर है या नहीं. सो θi, उसके लिए हम av प्लस bw कंसिडर करते हैं. So by definition this is equal to AV plus BW, the component of this vector in the direction of EI of P. So since dot product is distributive, so I can write it down as A V dot EI of P plus B W dot EI of P. Now by definition what is this expression? This expression is in fact θi of v plus b, and this expression is basically θi of w. Now what we have proved is θi of av plus bw is equal to this expression. और अगर हमें याद हो तो this is the definition of linear map. So linear map की definition के मुताबिक θi is linear. और क्योंकि इसमें i आर्बिट्रेरी था तो मैं इसमें i की जगह 1, 2, 3 ले लूं तो प्रूफ सेम रहेगा. सो फॉर i is equal to 1, 2, 3 this is linear. There is another property of theta. So theta i को जब मैं EJ पे अप्लाई करता हूँ, so basically EJ is a vector field for fixed J. So frame field E1, E2, E3, इसमें E1 is a vector field, E2 is a vector field, E3 is a vector field, क्योंकि E1 जो है वो हर पॉइंट पे आपको एक वेक्टर दे रहा है
और E2 भी हर पॉइंट पे वेक्टर दे रहा है और E3 भी हर पॉइंट पे वेक्टर की वैल्यू हमें दे रहा है. सो बेसिकली R3 के हर पॉइंट पे लेट्स से दिस इज E1, it could be any direction, it is just a vector, and then so this is E1, and then at each and every point I have another vector which is given by the vector field E2. So and the property is this E2 is perpendicular to E1. And similarly E3, because there exists a vector E3 which is orthogonal or make an angle of 90 with both E1 and E2. So that's by definition of the frame field. मेरे पास हर पॉइंट पे एक ट्रिपलेट आ रहा है जिसमें से एक वेक्टर गिवन बाय E1 है, दूसरा वेक्टर गिवन बाय E2 है और तीसरा वेक्टर गिवन बाय E3 है. सो बेसिकली EJ इज ए वेक्टर फील्ड फॉर फिक्स J. अब मैं थीटा आई की वैल्यू तो कैलकुलेट कर सकता हूँ ओनली वेक्टर्स पे. तो थीटा आई ऑफ EJ का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैं किसी भी पॉइंट P पे अगर कैलकुलेट करूं तो आंसर सेम आएगा. सो लेट्स अप्लाई दिस डेफिनेशन. सो लेट्स से थीटा 1 ऑफ E1 मैं कैलकुलेट करता हूं. सो बाय डेफिनेशन ये मेरे पास क्या बनेगा? E1 डॉट E1. सो हमें पता है हाउ टू टेक डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर फील्ड्स. So this is just equal to 1 for each and every P. So P मैं कोई सा भी ले लूँ तो मेरे पास ये हमेशा 1 आएगा. Similarly अगर मैं थीटा 1 of E2 कैलकुलेट करूँ तो this is equal to E2 dot E1. अब किसी भी पॉइंट पे R3 के आप देख सकते हैं E1 is perpendicular to E2. So this is equal to 0. So the dot product of E1 and E2 is 0 because at each and every point they are orthogonal. So we can also write it down as E2 of P at a particular point or at an arbitrary point. This is equal to 0 because the angle between them is 90 for each and every point. सिमिलरली अगर आप ये तमाम चीज़ें कैलकुलेट करें तो आपको ये पता चलेगा कि थीटा आई EJ इज इक्वल टू क्रोनिकर डेल्टा फंक्शन. सो दिस मीन्स वी कैन कैलकुलेट द इमेज ऑफ दिस वेक्टर फील्ड अंडर दिस थीटा आई एंड दिस इज क्रोनिकर डेल्टा. सो लेट्स कंसिडर द नेचुरल फ्रेम फील्ड. नेचुरल फ्रेम फील्ड के केस में हमारे पास डुअल वन फॉर्म्स क्या बनेगी आइए देखते हैं जी. सो U1 U2 U3 मेरे पास नेचुरल फ्रेम फील्ड है और इस फ्रेम फील्ड के बारे में हमें पता है ये क्या है. हर पॉइंट पे मेरे पास जो ट्रिपलेट आ रहा है उसमें एक ख़ास प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी ये है कि उसमें से जो एक वेक्टर U1 है दिस इज पैरेलल टू x एक्सिस, द वेक्टर U2 is parallel to y axis and vector U3 is parallel to z axis. So it's a very special frame field called natural frame field. So इसका अब हम डुअल कैलकुलेट करना चाह रहे हैं और ये देखेंगे कि इसके डुअल्स क्या बनते हैं. So let's apply the definition. So by definition theta, let's calculate the value of theta 1 at any vector v. This is basically equal to v dot u1 of p. Now at any point p, v dot u1 of p is calculating this dot product,
and now I can write down v1, v2, v3 at point p, 1 0 0 at point p. So basically जब हम डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, ये हमने शुरू के लेक्चर्स में देखा था कि this is equal to the dot product of the vectors translated at the point p. So this is equal to v1. Now we also know that this is the same as calculating the value of dx1 at v, which will give us the first component of the vector. So किसी भी vector v के लिए theta1 is the same as dx1. Similarly we can see that the value of theta2 at any vector is the same as dx2, and similarly theta3 is dx3. So basically अगर किसी फंक्शन theta1 की वैल्यू dx1 के बराबर है for each and every element of its domain, so इस केस में डोमेन क्या हमारे पास वेक्टर्स हैं, टेंजेंट वेक्टर्स टू R3 हैं at some fixed point p. So इस केस में अगर दोनों फंक्शनल की वैल्यू बराबर हैं हर वेक्टर v के लिए, so this implies theta1 is the same as dx1. And similarly we can see that theta2 is equal to dx2 and theta3 is equal to dx3. So it will be a good and simple exercise अगर आप ये अपने तौर पे देख लें कि how theta2 is equal to dx2 and how theta3 is equal to dx3. So basically नेचुरल फ्रेम फील्ड के केस में जो डुअल वन फॉर्म्स बनती हैं वो dx1, dx2 और dx3 बनती हैं. So what is dx1? dx1 is basically the exterior derivative of this real valued function, which is the coordinate function. So x1 is a real valued function from R3 to R, and it is the first coordinate function, and dx1 is the exterior derivative of this function. Similarly, dx2 is the exterior derivative of the coordinate function x2, and dx3 is the exterior derivative of the coordinate function x3. Now, orthonormal expansion formula for vector field. हमें पता है कि कोई सी भी vector field given हो, we can write it down in terms of the frame field E1, E2, E3. So vector field V को मैं लिख सकता हूँ as a linear combination of E1, E2, E3, और इसमें जो coefficients given हैं वो F1, F2, F3 given है. So for example in this case this is equal to F1 E1 plus F2 E2 plus F3 E3. जैसा कि हमने जब हम डुअल वन फॉर्म्स की डेफिनेशन कर रहे थे हमने देखा था कि किसी भी वेक्टर v को लिखा जा सकता है एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ E1, E2, E3, लेकिन उसके जो कोएफिशिएंट्स बनेंगे वो हमारे पास डुअल वन फॉर्म्स की वैल्यूज होंगी एट दैट वेक्टर v. इसी तरीके से हम इस तमाम चीज को जनरलाइज कर सकते हैं टू वेक्टर फील्ड, क्योंकि अगर आप कोई सा भी ऑपरेशन किसी एक पॉइंट पे कर सकते हैं, ये हमने पहली स्लाइड में देखा था कि कोई सा भी वेक्टर लिखा जा सकता है एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ theta1 of v E1 of p plus theta2 of v E2 of p plus theta3 of v E3 of p. ये हमने आज लेक्चर के शुरू में देखा था. अब अगर मैं ये केस एक पॉइंट पे खड़े होके कर सकता हूँ, then I can do it the same procedure for each and every point of R3. So basically I can do it for a vector field. So vector field क्या है? Vector field आपको R3 के हर पॉइंट पे एक वेक्टर देता है. So I can do the same procedure at each and every point of the vector field. So
ये पॉइंट P है, this is E1, this is E2, this is E3. Similarly, this is point, let's say Q, this is E1 of Q, in fact, E2 and E3. And similarly, for each and every point we can do the same procedure, and in general we can say that we can calculate these functions. और ये functions क्या हैं? Basically हर वेक्टर के लिए वो जो कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं हमारे पास वो फंक्शंस बनेंगे, बिकॉज दे डिपेंड ऑन द पॉइंट्स. अब पॉइंट चेंज कर देंगे तो ये कोएफिशिएंट्स चेंज हो जाएंगे. सो दीज आर फंक्शंस. सो ए वेक्टर फील्ड कैन बी रिटन एज थीटा आई ऑफ वी. सो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, सो बिकॉज वी इज ए वेक्टर फील्ड, सो ए वेक्टर फील्ड इज ए फंक्शन जो कि R3 के हर पॉइंट पे मुझे एक वेक्टर देगा. So let's calculate the functional value of this vector field. किसी भी पॉइंट P पे मेरे पास एक वेक्टर आना चाहिए. अब यहाँ से देखते हैं ये वेक्टर क्या बनेगा हमारे पास. So theta I of V of P E I of P. So theta I of V of P. So what is theta I of V of P? So for example, ये मेरे पास पॉइंट P है, then this is the vector V of P in this vector field. So and this vector V of P can be written as a combination of E1 of P, E2 of P, E3 of P, with the coefficients of theta 1 of V, theta 2 of V and theta 3 of V. So that's where it is written here, and I can do the same procedure for each and every point. अगर मैं पॉइंट चेंज कर दूंगा तो मेरे पास जो कोएफिशिएंट्स हैं वो डिफरेंट आएंगे, और E1 of Q, E2 of Q और E3 of Q यहाँ आ जाएंगे. सो इन शॉर्ट हम किसी भी वेक्टर फील्ड को लिख सकते हैं in terms of the dual one forms and frame field. We have seen this result for natural frame field कि अगर U1, U2, U3 मेरे पास given है which is the natural frame field, और जैसा कि हमने अभी देखा कि इसमें जो dual one forms है natural frame field की वो dx1, dx2 और dx3 बनती हैं. Then we also know that any one form phi can be written as in the following form. ये हमने शुरू के लेक्चर्स में देखा था जब हम वन फॉर्म्स को डिस्कस कर रहे थे, that any one form can be written as a linear combination of these special one forms dx1, dx2 and dx3. So any one form phi can be written as phi of u1 dx1, phi of u2 dx2 plus phi of u3 dx3. और इस केस में हमारे पास ये जो कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं ये हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज इट ट्रू इन जनरल? क्योंकि हमने अभी देखा है कि हम किसी भी फ्रेम फील्ड से रिलेटेड डुअल वन फॉर्म्स कैलकुलेट कर सकते हैं. सो इस केस में हमने देखा कि नेचुरल फ्रेम फील्ड गिवन था और उससे रिलेटेड हमारे पास जो डुअल वन फॉर्म्स बन रही हैं उसको यूज करके हमने किसी भी वन फॉर्म को लिख लिया एज ए combination of dx1, dx2 and dx3 and using this natural frame field. So basically this result is important because we can write down any one form in terms of natural frame field and the dual one forms related to that frame field. So is it true in general कि मेरे पास कोई सा भी frame field given हो और उसके dual one forms given हो, क्या मैं किसी भी वन फॉर्म को लिख सकता हूँ एज ए कम्बिनेशन ऑफ दिस फॉर्म? एंड द आंसर टू द क्वेश्चन इज यस, वी कैन राइट इट डाउन इन दिस फॉर्म फॉर एनी फ्रेम फील्ड. सो लेट थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 बी द डुअल वन फॉर्म्स ऑफ द फ्रेम फील्ड E1, E2, E3. सो मेरे पास फ्रेम फील्ड E1, E2, E3 गिवन है और उसके डुअल वन फॉर्म्स theta 1, theta 2, theta 3 given है. Then any one form phi on R3
has a unique expression in the following way. So phi is equal to phi of ei and theta I. So आप देख सकते हैं कि this result is similar to the result for the natural frame field. So let's see how to prove this. So हमने prove ये करना है that any one form can be written as this combination. So basically हमारे पास दो functions हैं. So one form is a function that takes vectors to real numbers. And similarly हमने ये prove करना है कि ये हमारे पास जो function है ये इस function के बराबर है. और हमें पता है कि दो functions, let's say f and g, they are equal if they are equal for each and every value of its domain. So let's say हमारे पास दो कोई real valued functions हैं, हम कहते हैं कि they are equal if they are equal for each and every real number. So अब हम ये prove करेंगे कि किसी भी वेक्टर फील्ड के लिए इन दोनों की वैल्यू इक्वल है. So basically हम स्टार्ट लेंगे इस समेशन से. So थीटा ई आई, so theta I phi of ei at vector field v, this is equal to summation theta ei, so theta I v phi ei, so this is equal to phi summation theta I v ei. So ऐसा क्यों possible है? Because phi is linear and this is just a number. So using the linearity of phi we can write it down in the following way. So this is just equal to theta of v. और हमने जैसा कि देखा था कि any vector field v can be written as theta I of v ei. So this vector field v is basically given by this. So basically we have proved that this one form phi is equal to this expression for each and every vector field. So we can write down that phi is equal to this expression, which is basically a linear combination of these dual one forms. So कोई सा भी मेरे पास फ्रेम फील्ड गिवन हो और उसके dual one forms given हो, then I can write down each and every one form as a combination of these basic dual one forms. And this is a very important result कि कोई से भी मेरे पास one form हो उसको मैं लिख सकता हूँ as a combination of dual one forms of the frame field. Now we know that any frame field E1, E2, E3 can be written in terms of natural frame field. और ऐसा हम कर सकते हैं और ऐसा हमने देखा था लास्ट लेक्चर में भी कि कैसे हम किसी भी फ्रेम फील्ड को लिख सकते हैं in terms of natural frame field. Now we have the following results for dual one forms theta 1, theta 2, theta 3 of E1, E2, E3. We can write down the dual one forms theta i's in terms of the same matrix. So basically we can do it because so using the previous result we can write down each and every one form as a combination of the dual one forms. और इस केस में अगर मैं देखूं कि ये जो थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 हैं ये भी one forms हैं. So basically I can write down these one forms in terms of the dual forms
of the natural frame field. So basically this is coming from the last result, and so theta I of uj अब हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ से. So this is equal to ei dot uj, and this is equal to summation aik uk dot uj, and we can write down this as aik canonical delta kj, which is equal to aij. So basically हमने क्या किया, इसमें हमने सबसे पहले तो यहाँ डेफिनेशन यूज़ की है वन फॉर्म की. सो बेसिकली हमने डुअल वन फॉर्म की यहाँ डेफिनेशन यूज़ की है कि वन फॉर्म की जो वैल्यू है किसी भी पॉइंट पे, दिस इज जस्ट v डॉट ई आई ऑफ p. सो बेसिकली दिस इज द सेम i एज दिस i, और uj पे हम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे uj के साथ. नाउ आई कैन राइट डाउन each and every ei in terms of the natural frame field. So I can write down ei is equal to aik, where k varies from 1 to 3. So we can write down ei in the following form. So using this expression 1. Now taking its dot product with uj will give us this. Now we know that ui dot uj is canonical delta uij. So लेकिन इस केस में uk और uj का canonical delta, so this is equal to canonical delta kj. So this is equal to aij because this is 1 if and only if k is equal to j. So when k is equal to j, then it will be, so this is non-zero when k is equal to j, or when k is equal to j we will get aij. So it will be a good exercise अगर आप इन indices के बगैर कैलकुलेट करें. So for example calculate what is theta 1 of u1, and similarly calculate what is theta 1 of u2 by following the same procedure. So I am leaving this as an exercise, and it will be a good and easy exercise to write down the same expression but for particular values of I and j. So what we have learned in this discussion, हमारे पास कोई सा भी फ्रेम फील्ड गिवन हो, हम उसको लिख सकते हैं एज ए कम्बिनेशन ऑफ नेचुरल फ्रेम फील्ड, और जो सेम कोएफिशिएंट्स हैं उन सेम कोएफिशिएंट्स को हम यूज़ कर सकते हैं टू राइट डाउन द डुअल ऑफ दैट फ्रेम फील्ड इन टर्म्स ऑफ द डुअल ऑफ द नेचुरल फ्रेम फील्ड. सो आप देख सकते हैं कि कोएफिशिएंट्स में कोई चेंज नहीं आई. aij's आर द सेम एज दीज aij's. सो कोएफिशिएंट्स में कोई चेंज नहीं आई, और वही कोएफिशिएंट्स जिससे आपने किसी भी फ्रेम फील्ड को लिखा था इन टर्म्स ऑफ नेचुरल फ्रेम फील्ड, उन्हीं को यूज़ करके आप लिख सकते हैं डुअल वन फॉर्म्स को इन टर्म्स ऑफ द डुअल वन फॉर्म्स ऑफ नेचुरल फ्रेम फील्ड. नाउ दिस इज द मेन रिजल्ट ऑफ टुडेज लेक्चर, कार्टन स्ट्रक्चरल इक्वेशंस. कोई सा भी मेरे पास फ्रेम फील्ड गिवन हो R3 पे विद डुअल फॉर्म्स थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 एंड कनेक्शन फॉर्म्स ओमेगा ij. अगर आपको याद हो हमने कनेक्शन फॉर्म्स को लास्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया था, और हमने ये भी देखा था कि देयर इज अ सिंपल वे ऑफ कैलकुलेटिंग दीज कनेक्शन फॉर्म्स. द एक्सटीरियर डेरिवेटिव ऑफ दीज फॉर्म्स सेटिस्फाई. So there are two structural equations. So the first structural equation says that the exterior derivative of theta I is equal to this expression, and the second structural equation says that the exterior derivative of these connection forms can be calculated in this way.
नाउ कैलकुलस में हम जैसे ही कोई फंक्शन पढ़ते हैं, लेट्स से हमने y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स देखा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये था व्हाट इज द डेरिवेटिव, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। सिमिलरली जब हमने फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स किया तो हमने फौरन ही उसका रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करना सीखा। तो दिस इज सिमिलर टू दैट प्रोसीजर। हमने अभी तक कनेक्शन फॉर्म्स देखी हैं और हमने डुअल वन फॉर्म्स देखी हैं, सो इट इज़ वेरी नेचुरल टू आस्क कि उनके डेरिवेटिव्स क्या बन रहे हैं। सो क्योंकि ये डुअल वन फॉर्म्स हैं, सो उसका जो डेरिवेटिव होगा वो एक्सटीरियर डेरिवेटिव होगा, और ये जो रिजल्ट्स हैं ये हमें यही बता रहे हैं कि इन फॉर्म्स का आप एक्सटीरियर डेरिवेटिव कैसे लेंगे। We don't need to prove these equations, so the proof is not included in the course. Now we can write down these equations in matrix notations. So we have defined these connection forms in the last lecture. इसको हम और ज़्यादा simplified way में भी लिख सकते हैं, क्योंकि these are forms such that omega ij is equal to minus omega ji. So basically these diagonal entries are 0, लेकिन हम इतनी डिटेल में नहीं जा रहे इस लेक्चर में. So we are just writing down the general form. In general, these connection forms can be named omega. We also know that किसी भी फ्रेम फील्ड से रिलेटेड एक एटीट्यूड मैट्रिक्स है. सो उस एटीट्यूड मैट्रिक्स को हम ए का नाम दे सकते हैं. एंड सिमिलरली मैं थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 जो मेरे पास डुअल वन फॉर्म्स हैं फ्रेम फील्ड के, उनको मैं लिख सकता हूँ इन द फॉलोइंग फॉर्म. सो दिस इज जस्ट द मैट्रिक्स थीटा. एंड सिमिलरली द डुअल ऑफ द नेचुरल फ्रेम फील्ड्स can be written as d xi. So this is Greek alphabet and you pronounced it as xi. So the first fact जो कि हमने प्रूव किया है आज के लेक्चर में वो ये था कि बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आप किसी भी फ्रेम फील्ड को लिख सकते हैं एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल फ्रेम फील्ड और उससे आप एटीट्यूड मैट्रिक्स बनाते हैं, उसी तरीके से सेम कोएफिशिएंट्स को यूज करके आप इनके डुअल्स को लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द डुअल्स ऑफ द नेचुरल फ्रेम फील्ड. सो थीटा आई इज इक्वल टू दिस combination, and in the matrix form we can write it down in the following way. And how we can write it down? So let's see what is theta 1 from this expression. So theta 1 is equal to a1 1 dx1 plus a12 dx2 plus a13 dx3. And similarly, what is theta 2? This is equal to a21 dx1 plus a22 dx2 plus a23 dx3. And what is theta 3? This is a31 dx1 a32 dx2 plus a33 dx3. So in matrix form I can write down in the following way. ये आप देख सकते हैं, this is very simple, that this implies theta 1 theta 2 theta 3 is equal to this matrix a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 multiplied with this dx1 dx2 dx3. So this is the same as this expression. Now what is this matrix? This matrix is theta, and this matrix is A, and this matrix is dxi. So we can write down the fact that we stated earlier and proved it in the following form: theta is equal to A dxi. Now we can write down
the structural equations in the following way. So d theta I is the same as d theta 1, d theta 2, d theta 3, which is d theta. And on the other hand, what is this expression? So because these are one forms, तो जैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसका मतलब है हम वेज प्रोडक्ट लेंगे. सो द मल्टीप्लिकेशन बिटवीन द वन फॉर्म्स, क्योंकि हमने ये लास्ट लेक्चर में देखा था द एलिमेंट्स ऑफ दीज मैट्रिक्स और दीज कनेक्शन फॉर्म्स आर वन फॉर्म्स, ये हमने प्रूव भी किया था. सो दीज आर वन फॉर्म्स एंड दीज आर ऑल्सो वन फॉर्म्स. सो वन फॉर्म्स को आप कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? आप वेज से मल्टीप्लाई करते हैं. सो यहाँ से आप देख सकते हैं इजीली, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वही इक्वेशंस आएंगी जो यहाँ से आ रही हैं. सो लेट्स से व्हाट इज d theta 1 from here. So I is equal to 1, so this will become omega 1 1 wedge theta 1 plus omega 1 2 wedge theta 2 plus omega 1 3 wedge theta 3. Similarly आप d theta 2 लिख सकते हैं और d theta 3 लिख सकते हैं, और इनके एक्सप्रेशन जब आप लिखेंगे तो आप देखेंगे you will get this expression. So in matrix form आप इसको कैसे लिख सकते हैं? d theta, so this matrix is d theta is equal to the multiplication of these two matrices, which is basically omega, and this matrix is theta. So this is the simple form of the first structural equation. D theta is equal to omega theta. And similarly we can write down the second structural equation in the following form. जैसा कि मैंने पहले कहा कि वन फॉर्म्स हैं, उनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली हम वेज प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करेंगे. देयर इज नो अदर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड फॉर द वन फॉर्म्स. अभी तक हमने सिर्फ वेज प्रोडक्ट देखी है. दैट्स हाउ वी मल्टीप्लाई टू वन फॉर्म्स. सो अगर इस पे गौर करें तो बेसिकली लेट्स जस्ट फिक्स्ड ओमेगा 1 2. सो अगर आप i की जगह 1 और j की जगह 2 पुट कर दें इसमें, तो आपके पास कुछ इस किस्म का एक्सप्रेशन आ जाएगा. सो i is 1 and j is 2. So this is 1 1 wedge 1 2. So I is 1, j is 2. So let's write down here I is 1, j is 2. So plus omega 1 2 wedge omega 2 2 plus omega 1 3 plus wedge 3 2. So this is just one element. Similarly आप d omega 1 3 d omega 1 1 up to so on, तमाम की तमाम जो भी ओमेगा की वैल्यूज़ हैं उनके लिए आप कैलकुलेट करें तो एंड में आप देखेंगे दिस इज द सेम एज मल्टीप्लाइंग दिस मैट्रिक्स ओमेगा विद इटसेल्फ, एंड द मल्टीप्लिकेशन इज wedge product. So this is the simple form of the Cartan's structural equations. Now let's calculate the structural equation for spherical frame. हमें पता है कि spherical frame is defined by the following expressions. So basically ये हमने last lecture में किया था कि how to write down a given frame in terms of, let's say, natural frame. So basically every frame can be written in terms of the other frame. और लेकिन हम किसी भी फ्रेम को नेचुरल फ्रेम में भी लिख सकते हैं और उसके जो कोफिशिएंट्स आएंगे वो मेरे पास एटीट्यूड मैट्रिक्स बनाएंगे उस फ्रेम का. सो बेसिकली अगर मैं इन तमाम क्वांटिटीज़ को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूं तो ये जो क्वांटिटी है दिस इज दिस कोफिशिएंट, एंड सिमिलरली this quantity is coming here, this is this coefficient, and this quantity is the same as this. और second line में आप देख सकते हैं there is no coefficient of u3, so I can write it down like this. So this comes here
this comes here and there is 0, so this is 0. And similarly I can write down, so this quantity comes here and this quantity comes here and this quantity comes here. So this is the attitude matrix of this spherical frame field. Now if theta 1, theta 2 and theta 3 are dual one forms of the spherical frame field, then we want to calculate them. Now we know that what is theta I. So theta I is basically theta I of uj and dxj. तो ये चीज़ हमने अभी प्रूव की थी, क्योंकि थीटा आई इज़ ए वन फॉर्म, और इस वन फॉर्म को मैं लिख सकता हूँ एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन of these dual one forms related to the natural frame field. So basically theta I can be calculated in the following form. लेकिन इसके बाद हमने ये भी देखा था कि in a much simple way I can write down theta I in the following way, where these aij's are entries of this attitude matrix. और हमने एक और वे में भी लिखा था, that is theta is equal to a d xi. So for example from here I can write down what is theta 1. So theta 1 becomes, so basically I just need to multiply this matrix with dx1, dx2 and dx3, and after multiplying a with d xi I will be getting thetas. So what is theta 1 from here? So cosine theta cosine phi dx1 plus sine theta sine phi dx2 plus sine phi dx3. Similarly I can write down theta 2 and theta 3. लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है कि मेरे पास जो एक्सप्रेशंस आ रहे हैं उसमें x1, x2, x3 आ रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसे एक्सप्रेशंस चाहिए जिसमें मेरे पास dr, d थीटा, d फाई और d रो, d थीटा और d फाई आए. सो उसके लिए फिर मैं क्या करता हूँ, मैं इन एक्सप्रेशंस को यूज़ करता हूँ. x is equal to rho cosine phi cosine theta, x2 is equal to rho cosine phi sine theta, and x3 is equal to sine phi. So I can write down dx1 by using this formula. So what is dx1 then? dx1 can be calculated using this formula. So this is partial x1 by partial rho d rho plus partial x1 by partial theta d theta plus partial x1 by partial phi d phi. So let's calculate dx1. So partial x1 by partial rho is cosine phi cosine theta d rho plus partial x1 by partial theta becomes minus sine theta cosine phi rho d theta plus partial x1 by partial phi, so this becomes rho minus sine phi cosine theta d phi. So इसको और ज़्यादा simplified way में भी हम लिख सकते हैं. And similarly we can calculate dx2 and dx3. और इन वैल्यूज़ को जब हम इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, तो यहाँ से हमने dx1 की वैल्यू निकाल ली, dx2 की वैल्यू निकाल ली और dx3 की वैल्यू निकाल ली, और इस वैल्यूज़ को जैसे ही हम पुट करेंगे a dxi में, तो मेरे पास थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 की वैल्यूज़ आ जाएंगी इन टर्म्स ऑफ d रो, d थीटा एंड d फाई. सो बेसिकली अभी तक हमने क्या किया, हमारे पास स्फेरिकल फ्रेम फील्ड गिवन था. स्फेरिकल फ्रेम फील्ड का हमने
एटीट्यूड मैट्रिक्स फाइंड आउट किया। उस एटीट्यूड मैट्रिक्स को यूज करते हुए हमने स्फेरिकल फ्रेम के जो डुअल वन फॉर्म्स थे उनको कैलकुलेट किया। उनको कैलकुलेट करके हमने ये देखा कि ये इन टर्म्स ऑफ डी एक्स आईज आ रहे हैं, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए इन टर्म्स ऑफ डी रो, डी थीटा, डी फाई हमने इन एक्सप्रेशंस को यूज किया। और इन एक्सप्रेशंस में हमने ये देखा कि दे आर डिपेंडिंग ऑन x1 can be written in terms of rho, theta and phi. So I can calculate using this formula dx1 in terms of d rho, d theta, d phi, and then अगर मैं इस वैल्यू को पुट कर दूं in this expression जो कि हमने लास्ट स्लाइड में कैलकुलेट किया था, एटीट्यूड मैट्रिक्स हमें पता है, dxi की वैल्यू हमें पता चल गई in terms of rho, theta, phi. I can calculate it down. It will be a very lengthy calculation, but it is not going to be very difficult. So I'm leaving this as an exercise, and then you can calculate the values of theta 1, theta 2 and theta 3, or in other words theta which is in fact equal to theta 1, theta 2, theta 3, the value of this matrix in terms of rho, theta and phi. Now we want to calculate omega. So if you remember the first structural equation, this is equal to this expression. अभी तक हमने थीटा कैलकुलेट किया। So थीटा हमने कैलकुलेट करने के बाद अब हम ओमेगा कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। और लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद हो हमने ये रिजल्ट किया था, हाउ टू कैलकुलेट दीज कनेक्शन फॉर्म्स. So we can calculate these connection forms in the following way. So basically we can calculate omega by multiplying dA with the transpose of A. So let's calculate the A transpose. So A transpose is basically cosine theta, cosine phi, sin theta, sin phi, sin phi, and minus sin theta, cosine theta, 0, and minus cosine theta, sin theta, minus sin theta, sin phi, and cosine phi. So this is the A transpose of this matrix. Now how to calculate dA? So the exterior derivative of this matrix is basically the exterior derivative of each and every of its term. So we want to calculate the exterior derivative of cosine theta, cosine phi, d sin theta, sin phi, d sin phi, and d minus sin theta, d cosine theta, 0, minus cosine theta, sin phi, and so this is d of this expression, and d minus sin theta, sin phi, and d of cosine phi. So dA means we need to take the exterior derivative of each and every of this function. और हमें ये पता है कि how to calculate dF. So we can calculate by calculating partial f by partial, let's say in terms of rho, theta and phi, partial f by partial rho d rho plus partial f by partial theta d theta plus partial f by partial phi d phi. So we can calculate dF in the following form. And so if we multiply dA with the A transpose, we will get this expression. So let's go back to the last slide. इस केस में हमने इस तमाम टर्म्स को, इन तमाम टर्म्स को आपने कैलकुलेट करना है यूजिंग दिस फार्मूला. सो इस f की जगह फॉर एग्जांपल फर्स्ट केस में आपके पास कोसाइन थीटा, कोसाइन फाई आएगा और इस एक्सप्रेशन को आपने कैलकुलेट करना है. सिमिलरली this term, this term, this term, this term, this term, this term and this term.
इन तमाम के लिए आपने इस फार्मूले को यूज़ करके ये टर्म्स कैलकुलेट करनी है, और जब ये टर्म्स कैलकुलेट हो जाएं तो आपने उसको मल्टीप्लाई करना है विद A ट्रांसपोज एंड द आंसर इज गोइंग टू बी दिस एक्सप्रेशन। इस केस में हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, क्योंकि ओमेगा आई जे इज द सेम एज माइनस ओमेगा जे आई, सो दैट इज वाई दीज डायगोनल एंट्रीज आर गोइंग टू बी 0। ये आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं या इसको आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। और यूजिंग द सेम एक्सप्रेशन we can write down that the term over here is minus cosine phi d theta, and the term over here is basically minus sine phi d theta, and the term over here is minus d phi. So this is basically omega, and so the first structural equation can be written as, so the first structural equation is d theta is equal to omega theta. So if we multiply these two matrices omega and theta, then we will get, so d theta is equal to, so d theta 1, so this is d theta 1, d theta 2, d theta 3, so this is equal to omega, which is given over here, so this is 0 cosine phi d theta, d phi 0 sine phi d theta, and 0 multiplied with theta, which is dr r cosine phi r d phi. So अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास एक्सप्रेशन फॉर डी थीटा 1 आ जाएगा, डी थीटा 2 और डी थीटा 3 आ जाएगा. सो फॉर एग्जांपल लेट्स सी व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर this is minus d rho minus cosine phi d theta. So let's see what is the expression for d theta 3. So this becomes minus d phi wedge dr minus sine phi cosine phi. So this is d theta over here. So d theta wedge d theta plus 0. So this becomes, so if we replace the values of dr and d theta, there will be a minus sign, so this becomes this, and by properties of the wedge product d theta wedge d theta is 0, so this becomes this. So this is the first स्ट्रक्चरल इक्वेशन, और इस केस में आपने डी थीटा 3 की वैल्यू निकाली है, और ये आप देख सकते हैं ये ट्रू है बिकॉज दिस इज इक्वल टू डी आर वेज डी फाई. एंड सिमिलरली वी कैन सी दैट व्हाट इज डी थीटा 2 एंड व्हाट इज डी थीटा 1, एंड दिस इज ट्रू बिकॉज वी कैन सी दैट व्हाट इज डी थीटा 3. सो थीटा 3 इज इक्वल टू आर डी फाई. और अगर आपको याद हो जब हमने एक्सटीरियर डेरिवेटिव की डेफिनेशन की थी तो हमने कहा था कि जब मैं एक्सटीरियर डेरिवेटिव लूँगा किसी भी वन फॉर्म का, तो मैं उसके साथ जो फंक्शन लिखा हुआ है उसका एक्सटीरियर डेरिवेटिव लेके उसका वेज लूँगा मैं डी फाई के साथ. सो दिस इज द सेम एज दिस. सो बाय डेफिनेशन ये चीज़ हमने कैलकुलेट की थी व्हेन वी वर डूइंग द एक्सटीरियर डेरिवेटिव. सो डी थीटा 3 इज बेसिकली डी आर वेज डी फाई विच इज़ द सेम एज दिस एक्सप्रेशन जो कि हमारे पास फर्स्ट स्ट्रक्चरल इक्वेशन से आया. सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट द सेकंड स्ट्रक्चरल इक्वेशन फॉर दिस स्फेरिकल फ्रेम फील्ड. इसमें आप देख सकते हैं जो कैलकुलेशंस हैं वो थोड़ी लेंथी हैं लेकिन रिलेटिवली इजी हैं. नाउ व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ दिस थीटा. सो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ दिस theta is, so this is theta 1, theta 2 and theta 3. So these are the dual one forms. So basically ये हमें बताता है कि अगर थोड़ी सी भी चेंज हो d थीटा में
D5 में या रो में ज़रा सी भी चेंज हो तो मेरे पास जो ओवरऑल चेंज है वो कितनी बनेगी। इन जनरल जो कोऑर्डिनेट्स में जो चेंज है उस चेंज से इन जनरल मेरे पास चेंज कितनी आएगी। सो ये बेसिकली कैलकुलेट होगा dr से। सो बेसिकली दिस इज d रो and this is row and this is row. So we are using the term row, but we can also use the symbol r as well, but in this case we are using the symbol row. So this will give me कि आपके पास जो d थीटा, d फाई और d रो में जो चेंज आएगी इससे ओवरऑल आपके पास कितनी चेंज आएगी। So this is the geometrical meaning of this theta. So अभी जो हमने structural equations की हैं, this will give us a recipe for dealing with the geometrical properties of some object. So basically we have a recipe for dealing with geometrical problems in R3 कि कोई सी भी geometrical problem हो आप उसके साथ एक well defined हमारे पास स्टेप्स गिवन हैं जिसको हम फॉलो करके किसी भी ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने एक फ्रेम फील्ड सिलेक्ट करना है। हमारे पास एक गिवन ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम है, उस पे डिपेंड करते हुए या उसको देखते हुए हम ये देखेंगे कि कौन सा फ्रेम फील्ड लिया जाए, सिलेंड्रिकल फ्रेम फील्ड लिया जाए, स्फेरिकल फ्रेम फील्ड लिया जाए या नेचुरल फ्रेम फील्ड लिया जाए। इस तमाम को देखते हुए आप फ्रेम फील्ड सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप इसकी डुअल वन फॉर्म्स कैलकुलेट करेंगे जैसा कि हमने लास्ट एग्जांपल में किया। स्फेरिकल फ्रेम फील्ड के केस में वी कैलकुलेटेड द डुअल वन फॉर्म्स एंड सिमिलरली वी कैलकुलेट द कनेक्शन फॉर्म्स एंड देन अप्लाई द स्ट्रक्चरल इक्वेशंस एंड देन इंटरप्रेट द रिजल्ट्स। हमारे पास मैथमेटिकल रिजल्ट्स आ जाएंगे, उसको हमने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देनी है and that's how we deal with geometrical problems in R3. इन तमाम टूल्स को जो हमने लास्ट 3 लेक्चर्स में किए हैं इनको हम सर्फेसेस इन R3 के लिए यूज कर रहे होंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में। So what we have learned today, given any frame field जैसा कि हमारे पास नेचुरल फ्रेम फील्ड में U1, U2, U3 के कोरेस्पॉन्डिंग dx1, dx2, dx3 थे, इसी तरीके से किसी भी फ्रेम फील्ड के लिए हम डिफाइन कर सकते हैं डुअल वन फॉर्म्स। And then we defined Cartan's structural equations and then we calculated the structural equations for the spherical frame. Next time we will be doing surfaces in R3. This is the end of the lecture. Thank you very much and Allah Hafiz.